Hello guys, welcome to the Concept Show. I am Astro and today's episode is Basics of Set Theory. पिछले एपिसोड में हमने जान लिया था कि सेट क्या होता है और सेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं. आज हम इस कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि सेट थ्योरी के बेसिक्स वगैरह के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो चलिए इस कंसेप्ट को फोड़ देते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज एक बढ़िया से सेट के बारे में, एक यूनिक सा सेट जिसे कहते हैं एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट एक तरह से जैसे नंबर्स के अंदर हमारे पास जीरो होता है, ऐसे ही एम्प्टी सेट्स के अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट होता है. एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होगी? इसके नाम से हमें पता लग रहा है ऐसा सेट विच इज एम्प्टी. सेट विच इज एम्प्टी. एम्प्टी यानी इट डजंट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. मतलब मेरे पास नथिंग का कलेक्शन है, बेसिकली कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें. तो ये होता है एक एम्प्टी सेट. तो सबसे पहले हम हर कंसेप्ट के ऊपर सवाल उठाएंगे कि ये कंसेप्ट सही है या नहीं है. तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि एम्प्टी सेट एक सेट है या नहीं, वो सेट की बेसिक डेफिनेशन को फुलफिल करता है या नहीं करता. तो सेट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. सो जो हमारे पास सेट होता है वो डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, और जो एम्प्टी सेट है वो किसका कलेक्शन है? नथिंग का. वो कुछ भी कंटेन नहीं करता, डजंट कंटेन एनीथिंग, यानी कि इट कंटेन्स नथिंग. इट इज अ कलेक्शन ऑफ नथिंग. अब क्या नथिंग एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट है? आंसर है यस. जैसे नंबर्स के अंदर जीरो होता है, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता. मेरे पास एक ब्लैक मार्कर, एक रेड मार्कर है, मेरे पास कितने ब्लू मार्कर है? जीरो. मतलब एक भी ब्लू मार्कर नहीं है, तो मैं नथिंग को जीरो से बताता हूँ. जैसे नंबर्स के अंदर मैं नथिंग को जीरो से बताता हूँ, तो जीरो इज ए डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ऐसे ही नथिंग, मैं जो सोच रहा हूँ नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी. ऐसे ही तुम भी नथिंग वर्ड सुन के ये सोच रहे हो कि एम्प्टी, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब नथिंग इज ए डिफाइंड ऑब्जेक्ट. तो एम्प्टी सेट इज इंडीड अ सेट. तो हम कोई भी ऐसा कलेक्शन जिसमें कुछ भी नहीं है, जो एम्प्टी है, उसे हम उस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं. और उस सेट का एक नाम है एम्प्टी सेट. उस सेट को हमने अलग से नाम दे दिया है एम्प्टी सेट. और एम्प्टी सेट को हम डिनोट किससे करते हैं? फाई से. एम्प्टी सेट का एक अलग से कीवर्ड है. जैसे नेचुरल नंबर्स का कीवर्ड क्या होता है? एन. ऐसे ही एम्प्टी सेट का कीवर्ड क्या है? फाई. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक डब्बा है और डब्बे में कुछ भी नहीं है, तो बस डब्बा बना दो खाली. तो ये होता है एम्प्टी सेट. तो ये कहानी थी एम्प्टी सेट की. अब हम पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट, इक्वालिटी ऑफ सेट्स. इक्वालिटी ऑफ सेट्स. ओके, सपोज मेरे पास दो सेट है. एक सेट जिसका नाम ए है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, वो एम्प्टी भी हो सकता है. दूसरा सेट मेरे पास बी है. दोनों आर्बिट्रेरी सेट्स हैं. तो मैं डिफाइन करता हूं कि कोई भी दो सेट्स इक्वल होंगे. इक्वल यानी सेट ए इज इक्वल टू सेट बी होगा जब बोथ सेट्स विल हैव सेम एलिमेंट. बोथ सेट्स विल हैव सेम एलिमेंट. अगर दो सेट्स हैं उसमें सेम एलिमेंट्स हैं, अगर दो सेट्स हैं उसमें सेम एलिमेंट्स हैं, तो वो दोनों सेट्स इक्वल होंगे. सेम एलिमेंट से मेरा क्या मतलब है? कि उनमें एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स होने चाहिए. जैसे मान लो मेरे पास बुक्स का कलेक्शन है और मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास भी बुक्स का कलेक्शन है. मेरे पास कोई बुक्स का कलेक्शन है और मेरा कोई फ्रेंड है, उसके पास भी बुक्स का कलेक्शन है. तो मेरे पास बुक है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, आईपी की बुक है मेरे पास. ठीक है. उसके पास बुक्स हैं बायोलॉजी की, अकाउंट्स की, बीएसटी की. ठीक है. तो हमारा कलेक्शन एकदम अलग अलग है. कलेक्शन अलग अलग क्यों है? मेरे पास तो फिजिक्स की बुक है, उसके पास फिजिक्स की बुक है ही नहीं.
मेरे पास केमिस्ट्री बुक है, उसके पास केमिस्ट्री बुक है नहीं, उसके पास बायो की बुक है, मेरे पास बायो की बुक है नहीं, एलिमेंट सेम नहीं है ना। लेकिन अगर उसके पास सेम बुक्स हो, फिजिक्स की बुक भी हो, केमिस्ट्री की बुक भी हो, मैथ की बुक भी हो और आईपी की बुक भी हो, तब हमारे पास एकदम सेम सेम एलिमेंट्स है, तब ये दोनों का हमारी कलेक्शन एकदम सेम है, तो इन दोनों का सेट इक्वल होगा। अगर उसके पास आईपी की बुक नहीं है तब हमारा सेट इक्वल नहीं होगा, मेरे पास तो आईपी की है, उसके पास आईपी की नहीं है। अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है, मान लो उसके पास अकाउंट्स की बुक है, मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास नहीं है उसके पास है, तो ये कलेक्शन इक्वल नहीं होगा। और क्योंकि ये सेट है, ये कलेक्शन है, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर जैसे मेरे पास बुक्स है, मैंने उस पर ऊपर ऊपर फिजिक्स की रख रखी है, नीचे केमिस्ट्री की रख रखी है, नीचे मैथ्स की रख रखी है, उसने ऐसा कर रखा है, सबसे ऊपर केमिस्ट्री की रख रखी है, फिर मैथ्स की रख रखी है, फिर फिजिक्स की रख रखी है। तो क्या अब ये दोनों कलेक्शन या दोनों सेट इक्वल है? हाँ है, क्योंकि हम मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, मैं ये नहीं देख रहा कि उनका ऑर्डर क्या है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेट जब हम लिखते हैं कि उसमें उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि वो कलेक्शन है हमारे पास, तो इस वजह से वो दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। तो जब सेम सेम एलिमेंट दो सेट के अंदर हो तब वो दोनों सेट इक्वल होते हैं। तो अगर ऐसा होगा कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट है, जितने जोन से एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट उसमें है, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। मेरे पास 3 बुक थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसके पास भी 3 बुक थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। तो मेरे पास कितनी बुक थी? 3, उसके पास भी कितनी थी? 3। तो अगर जो अंदर मेरे पास एलिमेंट है वो सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ A is equals to B, if A is equals to B, then number of elements in A is equals to number of elements in B। ये n ऑफ a लिखा है मैंने, ये स्मॉल n ऑफ a स्मॉल n ऑफ b, तो ये लिखने का तरीका होता है, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, और ब्रैकेट में जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ वो, तो ये लिखने का तरीका होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। तो अगर दोनों सेट बराबर होंगे तो उन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल ही होंगे। लेकिन अगर दोनों सेट बराबर नहीं हो, इफ a नॉट इक्वल टू b, तो जरूरी नहीं है कि n ऑफ a नॉट इक्वल टू n ऑफ b हो, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? जैसे मेरे पास फिजिक्स की बुक थी, केमिस्ट्री की बुक थी, मैथ्स की बुक थी, मेरे दोस्त के पास थी बायो की बुक, अकाउंट्स की बुक और बीएसटी की बुक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेट में सेम ही है। मेरे पास भी 3 बुक है, उसके पास भी 3 बुक है, लेकिन क्या ये दोनों सेट इक्वल है? नहीं है, क्योंकि मेरे पास फिजिक्स की है, उसके पास नहीं है, दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है। तो इसका मतलब हमने क्या समझा, अगर a इक्वल टू बी हो तब तो n इक्वल टू एन बी होगा, और अगर a नॉट इक्वल टू बी है तब जरूरी नहीं है n नॉट इक्वल टू एन बी, n इक्वल टू एन बी भी हो सकता है। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो जरूरी नहीं है कि दोनों सेट्स इक्वल हो, लेकिन अगर दोनों सेट्स इक्वल है तो जरूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन दोनों में सेम हो। तो ये तो बात हुई इक्वालिटी ऑफ सेट्स की। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम बात कर ही रहे थे, तो उसके बेसिस पे हम सेट्स को क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम सेट्स को 2 तरीके में क्लासिफाई करते हैं, क्या? इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। नाम से पता लगा इनका क्या मतलब होगा। ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो वो तो होते हैं फाइनाइट सेट, ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो वो होते हैं इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर का मतलब क्या है? यही कि वो नंबर एग्जिस्ट करता है, सिंपल सी बात। मतलब उस नंबर को मैं रियल लाइन पे कहीं दिखा सकता हूँ, वो फाइनाइट नंबर होता है। मैं उसको कोई भी वो रियल लाइन पे मैं उसको दिखा सकता हूँ, उसे नंबर लाइन पे दिखा सकता हूँ, वो फाइनाइट नंबर होता है। कोई नंबर फाइनाइट नंबर होता है तो मैं एक ऐसा नंबर भी डिफाइन कर सकता हूँ a+1 जो उस नंबर से बड़ा होगा, मैं ऐसा नंबर भी डिफाइन कर सकता हूँ a-1 जो उस नंबर से छोटा होगा। तो ये फाइनाइट नंबर होता है बेसिकली, जो नंबर मैं लिख सकता हूँ, जिस नंबर के मतलब
जरूरी नहीं है मैं उसे लिख सकता हूँ चाहे वो बहुत ही बड़ा हो, लेकिन वो नंबर अगर एग्जिस्ट करता है, वो नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करता है और मैं उसको ऐसे शो कर सकता हूँ कि उससे एक बड़ा नंबर भी होगा, उससे छोटा नंबर भी होगा, या वही मतलब कि वो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, तो वो फाइनाइट नंबर होगा। और अब वो कोई नंबर ऐसा नहीं हो तो वो इनफाइनाइट नंबर होगा। तो सारे नंबर्स नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर्स क्या होते हैं? जैसे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तुम्हें पता है कितने नेचुरल नंबर्स है? नहीं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या आता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। मैं कहीं भी सेट को टर्मिनेट नहीं कर पा रहा। कोई भी सेट को अगर मैं टर्मिनेट ना कर पाऊं तो मतलब उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो ऐसे सेट को मैं क्या बोलता हूं? इनफाइनाइट सेट। जैसे ये हो नेचुरल नंबर का सेट, ऐसी रेशनल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट होता है, इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट सेट होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट सेट होता है, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट सेट होता है। तो जितने भी सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, या फिर जो सेट को मैं टर्मिनेट नहीं कर सकता उसकी रोस्टर फॉर्म में, वो सेट होता है इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट क्या होता है? जिस जिस फाइनाइट सेट वो होता है जिसको मैं उसके रोस्टर फॉर्म में, जो सेट टर्मिनेट हो रहा है, मतलब उसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब मैं उनको टर्मिनेट कर सकता हूँ। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फिक्स है। इसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स थोड़ी, तुम कोई नंबर थोड़ी से असाइन कर सकते हो इतने, इसमें इतने एलिमेंट्स है। लेकिन फाइनाइट सेट में तो असाइन कर सकते हो। तो फाइनाइट सेट जो इनफाइनाइट सेट नहीं होते वो सारे के सारे फाइनाइट सेट होते हैं। फाइनाइट सेट जैसे कि कोई सेट है 1, 2, ये फाइनाइट है। 1, 2, 3 ये फाइनाइट है। कोई भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के ए, कोई भी सेट ए, तो मैं फाइनाइट बोलूंगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, जितने भी उसमें एलिमेंट है, मैं कोई नेचुरल नंबर उसे असाइन कर सकूं। इफ एन ऑफ ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कोई नेचुरल नंबर हो, तब तो वो फाइनाइट होगा, तब तो वो फाइनाइट होगा। और अगर ऐसा नहीं हो तब वो इनफाइनाइट होगा। मतलब बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है कि इनफाइनाइट फाइनाइट का मतलब कि अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई नेचुरल नंबर हो, मैं उसे कोई नेचुरल नंबर असाइन कर पा रहा हूँ। इसमें कितने एलिमेंट्स है, तुम कोई नेचुरल नंबर इसे असाइन नहीं कर सकते कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, लेकिन इसमें तुम असाइन कर सकते हो, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। इस वजह से ये फाइनाइट सेट है। तो ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशन की। अब हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेट थ्योरी का, जो कि है सबसेट। व्हाट इज ए सबसेट? सबसेट के नाम से ही पता लग रहा है, अ सेट विच इज ए सब ऑफ ए बिगर सेट, यानी कि वो कोई बड़े सेट का छोटा सा पार्ट है। तो मैं 2 सेट लेता हूं, एक ए एक बी। ए पेरेंट सेट है, बी उसका सबसेट है। तो बी विल बी अ सबसेट ऑफ ए। ये नया साइन आया हमारे पास, ये साइन होता है सबसेट का। मतलब इसको मैं कैसे रीड करता हूं? इज ए सबसेट। ये साइन अच्छे से यूज करना है क्योंकि ये साइन क्यूमुलेटिव नहीं होता, यानी कि ये और इस स्टेटमेंट का सेम मीनिंग नहीं होता। जैसे अगर b इक्वल टू ए होता है तो a इक्वल टू बी होता है, मैं इसको सेम, ये दोनों सेम होती हैं। लेकिन b इज अ सबसेट ऑफ ए और a इज अ सबसेट ऑफ b सेम चीज नहीं है। मतलब वही बात है कि b a के अंदर है, b a का पार्ट है, और इसका मतलब क्या है कि a b का पार्ट है। b इसका मतलब है b a का पार्ट है, इसका मतलब है a b का पार्ट है। तो दोनों डायरेक्शन का अलग अलग मीनिंग है। और इस साइन को मैं कैसे रीड करता हूं? इज ए सबसेट ऑफ, यानी कि मैं तो कैसे रीड करूंगा? b इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी b a का पार्ट है। b इज ए सबसेट ऑफ a इफ, कब होगा? इफ every element of a, every element of b
इज एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब जो एलिमेंट बी में है वो सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तब बी ए का सबसेट होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड बिलोंग्स टू ए। बी का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड बिलोंग्स टू ए, तब बी ए का सबसेट होगा। सीधी सी बात है, कोई किसी का पार्ट तभी होगा ना जब वो उसका पार्ट, मतलब कोई किसी का अगर पार्ट है तो जो जो चीज उसमें है वो बड़े में तो होंगी ना। जैसे कि मेरे पास एक सेट है ए 1, 2, 3, 9, 12, 16। कोई मेरे पास आर्बिट्रेरी सेट है ए। ऐसे ही मेरे पास एक सेट है बी 9, 12, 3। तब क्या बी ए का सबसेट है? कैसे देखेंगे? हर एलिमेंट ऑफ बी शुड बी इन ए। बी का हर एलिमेंट ए में अगर होगा तो बी ए का सबसेट होगा। तो बी में 9 है, ए में 9 है, हाँ। बी में 12 है, ए में 12 है, हाँ। बी में 3 है, ए में 3 है, हाँ। तो यानी कि बी ए का सबसेट है। अब क्या ए बी का सबसेट है? इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी? देखते हैं। 1 ए में है, बी में 1 है? नहीं, सारे एलिमेंट ए के बी में नहीं है, तो यानी कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। नॉट सबसेट ऑफ का साइन कैसे होगा? उसके ऊपर अगर मैं काट दूं, एक स्ट्रेट लाइन लगा दूं, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि साइंस का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि इसका मतलब तो ये है कि बी सबसेट ऑफ ए, लेकिन अगर तुम इसकी जगह ये लिख देते ए इज सबसेट ऑफ बी तो गलत हो जाता। ए सबसेट बी का नहीं है, बी है सब ए का सबसेट। तो हम इसके ऊपर अभी एक और चीज देखते हैं। जैसे मान लो ए ये है और बी मेरे पास सेम चीज है, मतलब बी ए के इक्वल है। मान लो बी भी वही सेम सेट है 3, 2, 1, 12, 9, 16। तो अगर दो सेट इक्वल हो तो क्या वो एक दूसरे के सबसेट होंगे? आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि b में 3 है, a में 3 है, हाँ। b में 2 है, a में 2 है, हाँ। b में सारे एलिमेंट जो है वो सारे एलिमेंट a में है। इक्वल सेट्स में मतलब दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं, तो यानी कि b में जोन से एलिमेंट है वो सारे a में होंगे। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? एवरी एलिमेंट ऑफ b शुड बी इन a। b का सारे एलिमेंट a में है तो b सबसेट ऑफ a। अब b भी होगा, b विल बी अ सबसेट ऑफ a। लेकिन अब सिंस इक्वल है दोनों सेट, तो सारे एलिमेंट्स बी के ए में भी होंगे और सारे एलिमेंट्स ए के बी में भी होंगे। तो सिंस सारे एलिमेंट ए बी में भी हैं, तो ए बी इज अ सबसेट, ए इज आल्सो अ सबसेट ऑफ बी। बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए और ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी and B is a subset of A, then A is equals to B। इसका मतलब क्या कि इसका कहने का मतलब है कि A B का पार्ट है। इस लाइन का मतलब है कि B, कहने का मतलब है कि B A का पार्ट है और A B का भी पार्ट है, B A का भी पार्ट है, तो यानी कि दोनों बराबर होंगे, तभी तो वो आपस में दूसरे के पार्ट लगे। या फिर उसका उल्टा भी कर सकते हैं, इफ A is equals to B then A is a subset of B and B is a subset of A, ऐसा। लेकिन अगर if A is not equal to B, तब डेफिनेटली अगर if A is not equal to B, तो यानी कि एक सेट बड़ा होगा एक सेट छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक सेट बड़ा है और एक सेट छोटा है और उसमें से या तो ऐसा होगा कि कोई किसी का भी सबसेट नहीं होगा, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो कोई किसी का भी सबसेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दोनों का साइज सेम है, मान लो जैसे मान लो A है 1, 2, 3, B है 6, 7, 8। दोनों का साइज सेम है लेकिन दोनों में एलिमेंट ही अलग अलग है, तो क्या B A का सबसेट है? नहीं है। जो एलिमेंट B में है वो A में नहीं है, तो या तो कोई भी किसी का सबसेट नहीं होगा। और अगर कोई किसी का सबसेट है, मान लो कि अगर इफ B इज द सबसेट ऑफ A, तो A B का सबसेट नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो एक बड़ा है एक छोटा है। अगर दोनों का साइज सेम है, दोनों का अगर साइज सेम होगा और दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एक ही कंडीशन है कि दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे, यानी कि एक में कोई एलिमेंट होगा जो दूसरे में नहीं होगा, यानी कि वो कोई भी किसी का सबसेट नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई किसी का सबसेट लग रहा है तो उसका जो उल्टा होगा, मतलब जो दूसरा वाला उसका कभी सबसेट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कोई किसी का सबसेट लग रहा है तो यानी कि एक छोटा है और एक बड़ा है और वो दोनों बराबर नहीं है, तो उसमें से मतलब एक छोटा एक बड़ा है, तो मतलब एक ही बड़ा हो सकता है और एक ही छोटा हो सकता है, तो यानी एक ही कंडीशन हो सकती है, बी सबसेट ऑफ ए हो सकता है, ए सबसेट ऑफ बी नहीं हो सकता। तो ये कहानी थी सबसेट्स की। सबसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। अगर ये इसमें आपको फिर अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को बार बार, इस खासकर सबसेट वाले पोर्शन को बार बार देखें। तो अभी हमने सबसेट के बारे में पढ़ा, तो हम एक और नए सेट के बारे में पढ़ेंगे, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट का नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं भी अपने बोर्ड के पेपर में मेरे पास क्वेश्चन आया था कि इसका पावर सेट लिखो, तो मैं गलती से उसमें जितने एलिमेंट्स है उसकी पावर लिख के आ गया था, मैं समझ नहीं पाया था वो कौन किस चीज की बात कर रहा है। तो पावर सेट का मतलब अलग होता है, और पावर मतलब कोई भी नंबर की पावर, जैसे कि एक्सपोनेंट है इसकी पावर, लेकिन पावर सेट का इससे बिल्कुल लेना देना नहीं होता। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है? पावर सेट का डेफिनेशन होता है, इट इज ए मतलब पावर सेट ऑफ ए। मेरे पास कोई एक सेट है ए, एक फाइनाइट सेट है, एक मेरे पास सेट एक ए है जो फाइनाइट सेट है, एक फाइनाइट सेट है। तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है कि इट इज ए सेट ऑफ एवरी पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? पावर सेट ऑफ ए एक ऐसा सेट होता है, वो पावर सेट ऑफ ए सेट होता है ए के हर एक पॉसिबल सबसेट का, ए के हर एक पॉसिबल सबसेट का जो सेट होगा वो पावर सेट होता है। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। मान लो मेरे पास एक सेट है ए 1,7,10, मेरे पास एक ए ये सेट है। तो सबसे पहले मुझे इसके पावर सेट निकालने के लिए इसके एवरी पॉसिबल सबसेट निकालने पड़ेंगे, एवरी पॉसिबल सबसेट निकालने पड़ेंगे। तो इसके मुझे सबसेट बनाने पड़ेंगे। इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि वो सेट का हर एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए। तो यानी कि इसके एलिमेंट के मैं अलग अलग सेट बना दूं, क्योंकि जो वो सेट होगा इसका सबसेट होगा उसका हर एलिमेंट इस बड़े सेट में होना चाहिए। तो मैं इसी के छोटे इसके अलग अलग पार्ट करता जाऊं तो वो उसके सबसेट बन जाएंगे। तो इसके अलग अलग पार्ट कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं एक सेट बना लूंगा सिर्फ 1, इसका एक एलिमेंट लेके, ऐसे इसका दूसरा एलिमेंट 7 लेके एक सेट बना लूंगा, ऐसे इसका तीसरा एलिमेंट 10 लेके एक सेट बना लूंगा, ऐसे ही मैं दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर करके इसका सेट बना लूंगा, इसके दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके 1,7, 7,10, 1,10, ये भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि 1 भी इसमें 7 भी इसमें, इसी के एलिमेंट्स को लेके मैं सेट बना रहा हूँ, तो सारे के सारे इसमें सबसेट होंगे। अब मैं एक और एलिमेंट लिखूंगा, क्या? अब मैं इस ए को ही लिख दूंगा पूरे बड़े सब पूरे सेट को, क्योंकि मैंने बताया था ना अगर दो सेट इक्वल हो तब भी वो आपस में एक दूसरे के सबसेट लगते हैं, क्योंकि उसका हर एलिमेंट तो बड़े वाले में होता ही है। तो अगर मैं ये सेट लिख दूं, यही सेट दोबारा लिख दूं 1,7,10, तो ये भी तो इसका एक सबसेट होगा, क्योंकि इसके हर एलिमेंट इसमें होंगे, है ना? तो अभी हमने सारे पॉसिबल सबसेट लिख दिए, बस एक सबसेट बच रहा है, वो है 5, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट होगा। कैसे? सबसेट मैं इसे कैसे बना रहा था, जो चीजें इसमें थी मैं उसी को निकाल के बना रहा था, है ना? तो हर सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट होता ही है, हर सेट के अंदर नथिंग तो होता ही है। जैसे मेरे पास 1 = 1 है, तो मैं 1 को 1 + 0 भी तो लिख सकता हूं, तब भी वो 1 ही होगा। यानी कि 1 के अंदर पहले से नथिंग है। किसी भी चीज में नथिंग, तो नथिंग का मतलब ही कुछ नहीं होता, तो किसी के अंदर मैं कुछ नहीं ऐड करूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ऐसे इसके अंदर
कुछ नहीं तो पहले से ये कुछ नहीं जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें पहले से ही है। जैसे 1 के अंदर 1 + 0 है, ऐसे इसके अंदर एम्प्टी सेट पहले से ही है। तो अगर मैं एम्प्टी सेट लिखूं तो वो इसका एक सबसेट है। क्यों? एम्प्टी सेट के अंदर अब सबसेट की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है ये। एम्प्टी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? नथिंग। इसका एलिमेंट क्या है? नथिंग। तो इसका हर एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो क्या नथिंग इसमें है? हाँ, नथिंग इसमें है। जैसे 1 के अंदर नथिंग है, 1 में 0 है पहले से, ऐसे इसमें नथिंग है। हर चीज में नथिंग मतलब कुछ नहीं होता, तो उसमें मतलब कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि इसमें नथिंग है। 1 का मैं 1 + 0 लिख सकता हूँ। उसी तरीके से इसमें नथिंग है, तो इस वजह से 5 भी इसका एक सबसेट होगा। तो ये जो इसके सारे मैंने पॉसिबल सबसेट लिख दिए। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है, अब पावर सेट है इन सभी सबसेट्स का सेट। क्या सेट्स का, अगर मैं सेट्स को कलेक्ट कर लूं तो वो कलेक्शन सेट होगा? हाँ, वो भी सेट होगा। क्यों? क्योंकि सेट की डेफिनेशन कहती है अ कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अ कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और सेट खुद भी तो एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। सेट खुद भी तो एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। मैं सेट को डिफाइन कर चुका हूं पहले कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। सेट सोचता हूं मैं, अगर सेट सोचता हूं तो मेरे दिमाग में सेम चीज आती है, सेम डेफिनेशन आती है जो आपके दिमाग में आती है। इसका मतलब सेट इज अ डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो सेट का कलेक्शन भी एक सेट होगा, सेट का कलेक्शन भी एक सेट होगा। तो इस वजह से उस ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उन सब का कलेक्शन करके जो सेट बनेगा वो होता है पावर सेट ऑफ ए। तो अब हमें समझ आ गया कि पावर सेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट क्या होता है। तो अब यहाँ पे एक फन सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का हम डेरिवेशन एक बोनस एपिसोड के अंदर करेंगे, क्योंकि अभी उसका डेरिवेशन करने के लिए मैंने आपको वो प्रॉपर टूल्स नहीं बताए हैं। उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ रूल्स लगते हैं और वो सीजन अभी तक नहीं आया है। तो इस वजह से मैं अभी उसको मेन स्ट्रीम एपिसोड में नहीं बताऊंगा, लेकिन सिंस कुछ बच्चों ने वो सेट मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले से पढ़ रखा होगा, तो उस वजह से मुझे उसका प्रूफ कराने के लिए मैं उस फॉर्मूला का प्रूफ कराऊंगा, लेकिन बोनस एपिसोड के अंदर। तो फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, उसका फॉर्मूला है। अगर मेरे पास एक फाइनाइट सेट है ए, फाइनाइट सेट है, सिंस वो एक फाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कोई नेचुरल नंबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कोई नेचुरल नंबर होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बिलोंग्स टू एन होगा। तो मैं मान लेता हूँ सिंस वो एक फाइनाइट नंबर है, मैं उसे कुछ वेरिएबल दे सकता हूँ कि मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के मान लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैंने के मान लिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट होंगे, number of elements in power set of A will be equal to 2 to the power k। अगर कोई A सेट के अंदर k नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2 to the power k एलिमेंट्स होंगे। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमने ऐसे ये सेट लिया था A is equals to 1, 7, 10, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A कितने थे? 1, 2, 3, इसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो यानी कि k की वैल्यू कितनी है? 3। तो यानी कि इस फॉर्मूला के हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे? 2 to the power 3, यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें पावर सेट हमने पहले निकाल रखा है, इसमें गिनते कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यानी कि ये फॉर्मूला हमने वेरीफाई कर लिया इस सेट के लिए, और ये फॉर्मूला इंडीड हर सेट के लिए एकदम प्रॉपर करेक्ट है। सो गाइस, आज के एपिसोड यही एंड होता है। अगले एपिसोड में हम वेन डायग्राम्स के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड कंसर्ट फोड़ते रहो।